Good morning, students. Welcome again in online classes, class 10th. चैप्टर 6 हमने किया था कल. थर्ड वीडियो है ये इस चैप्टर की. फर्स्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी. सेकंड वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर शुरू किया था और उसके साथ साथ कुछ जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एक बार मैं उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ. इसमें हमने इम्पोर्टेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की थी. क्यों इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट में पीपीटी के थ्रू हमने 4 मेन पॉइंट लिए थे. जब भी आप क्वेश्चन आंसर पुट करेंगे, इस पीपीटी के जितने भी पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में उतार लें और उन पॉइंट्स को ऐड करके आपने अपना क्वेश्चन फ्रेम करना है, ये ध्यान रखना. उसे नेक्स्ट हमने फिर किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी में क्या करती है, इसमें अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू देखें तो इसमें लिखा है ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स में, लगभग पिछले 2 दशकों में हमने क्या देखा है कि द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज stagnated at 17% of GDP out of total 27% of the industry, which include 10% for mining, curing and electricity and gas. This much lower in the companion to the East Asian economics, which is the 25 to 35%. The trade of the growth rate is manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. तो यहाँ पे हम अगर नेशनल इकोनॉमी में देखें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा परसेंटेज कैरी किए हुए हैं कि इन चीज़ों के बिना, जो लास्ट इस पैराग्राफ की लाइन है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव्स. इन ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है कि किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए क्या कंट्रीब्यूशन देती है नेशनल इकोनॉमी को उठाने के लिए. उसके बाद इंडस्ट्रियल लोकेशन देखी थी कि लोकेशन के अंदर दिया था कि हमें इंडस्ट्री वहीं स्टेबल करनी है जहां रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी इजीली हो जाए. और ये चीज़ें अगर हमें इजीली मिल जाती हैं तो हम किसी भी इंडस्ट्री को कहीं भी स्टेबल कर सकते हैं. इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज नीचे एक माइंड मैप दिया गया है. मार्केट के थ्रू देखो, सबसे पहले जो पिंक पॉइंट कॉलम है इसमें देखें इंडस्ट्री के लिए इनपुट में क्या होना चाहिए. रॉ मटेरियल एंड द कंपोनेंट्स, पार्ट्स, फैक्टर्स, प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. किस किस तरीके से चीजें हमें लगानी हैं. ये चीजें लगाने के लिए हमें फिर उससे आगे इन चीजों के साथ हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, फिर फैक्ट्री की जरूरत होगी. यहाँ पे ये चीजें बनने के बाद फिर आउटपुट, जो चीजें हमने उस फैक्ट्री में बनाई, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने आउटपुट फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ भेजने हैं, मार्केट में भेजने हैं. और मार्केट के थ्रू हमारे पास क्या आएगी, मनी. और वो मनी जो है दोबारा से इनपुट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल में जरूरत पड़ेगी तो वो मनी फिर वहां पे जाएगी और हमारी बिजनेस को बढ़ाएगी. तो इस तरीके से जो ये माइंड मैप है ये आपने अपनी नोटबुक में भी बनाना है और जब आपसे इंडस्ट्री लोकेशन का क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाए तो आपको ये बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट जो है आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट. अगर देखो, अगर कोई रॉ मटेरियल कच्चा है, उस रॉ मटेरियल अगर मतलब जैसे लोहे का उत्पादन है, लोहे जब खान से निकलता है लोहा, तो उसके साथ बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं. वो अपने साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या अदर बहुत सारे रॉ मटेरियल और भी कैरी किए हुए हैं. अब उसके ऊपर अगर हम ट्रांसपोर्ट लगा दें और अपनी फैक्ट्री को बहुत दूर स्टेबल कर दें तो सबसे पहले कच्चे माल को उठा के हमें वहां उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा. फिर उस लोहे को गलाने के लिए, उसकी स्मेल्टिंग के लिए
हमारे पास जरूरत होनी चाहिए एनर्जी सोर्सेज, जैसे इट्स मीन्स कोयले की जरूरत है। फिर कोयला अगर हमारे पास अवेलेबल फैक्ट्री के पास नहीं है तो कोयले का भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हो गया। तो क्यों ना हम उस फैक्ट्री को लोहे के नजदीक, जहां हमें लोहा मिलता है या फिर कोयला मिलता है, कोई भी एक चीज जो चीज मिलती है जिसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा लग रहा है, उसके आसपास लगाएं। जिससे क्या होगा कि इम्प्योरिटीज निकल के वो लोहा जो है हल्का हो जाएगा और फिर उस लोहे को हम अलग अलग साइट्स पे मशीनरी बनाने के लिए भेज सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि रॉ मटेरियल हमें उसके पास मिलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, साइट के आसपास प्रोडक्शन जो हम ले रहे हैं या जो हम बना रहे हैं उस चीजों की डिमांड कितनी है, क्या उस चीज की डिमांड मार्केट में है या बना बना के हमें गोदाम थोड़े ना भरने हैं। नेक्स्ट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कहाँ पे हमें फैक्ट्री लगानी है उस लोकेशन की डिसीजन होना चाहिए। एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और कहाँ से हमें प्रोडक्शन की करनी है वो चीजें हमें देखनी है। यहाँ इस तरीके से हमें काम करके और फिर इसकी किसी आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री की स्टेबल करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद हमने यहाँ हम आए थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे एग्रो बेस्ड है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल के अकॉर्डिंग है। ये हम पीपीटी के थ्रू करेंगे, फिर हम रिवीजन के दौरान यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो हम पीपीटी के थ्रू जाते हैं एक बार। सी द पीपीटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये स्लाइड्स हमने कर ली हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहला है एग्रो बेस्ड, कल मैंने पीपीटी में बताया भी था। एग्रो मींस एग्रीकल्चर से जो चीजें यूज्ड एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, इसमें एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा जैसे कॉटन है, वूल है, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, ये सब चीजें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती हैं। इन चीजों से रॉ मटेरियल जहां यूज किया जाएगा वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जानी जाएंगी। सेकेंड इज द मिनरल बेस्ड, यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में लिया जाएगा। आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, ये सब चीजें जो है वो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मेन रोल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। इसमें आती है बेसिक की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक की इंडस्ट्रीज में सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, सप्लाई करती हैं जो प्रोडक्ट्स को या रॉ मटेरियल को। जैसे अगर लोहे की बनाने वाली फैक्ट्री है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मतलब लोहा एकदम से मशीन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसे स्मेल्टिंग करके उसे कच्चे लोहे से पक्का लोहा तैयार किया जाएगा और पक्के लोहा फिर मशीनों के द्वारा बनने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक की इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री लगेगी जो खानों से सीधा लोहा निकालेंगे और उसे पिघला के उसे पक्का लोहा तैयार करेंगे, ठीक है। और फिर उस लोहे को दूसरी इंडस्ट्री तक भेज के उसकी मशीनें तैयार होंगी। तो ये बेसिक की इंडस्ट्री है कि जहां से रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है मशीनरी बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट्स गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, फैंस है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं कंज्यूमर के थ्रू। जैसे चीनी है, अब चीनी बनाने वाली फैक्ट्री से सीधा मार्केट में एकदम से चीनी चली जाए और उसको बेच दी जाए, इस तरीके की चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी की इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 crore and then it is known as the small scale industry run by the number of the people, थोड़े से लोग उसके अंदर काम करेंगे। इसमें है खंडासरी, गुड़ बनाना, इस टाइप की चीजें जहां बहुत कम लोगों का काम होता है। और दूसरी है लार्ज स्केल की इंडस्ट्री, इफ द इन्वेस्टमेंट दी मोर देन 1 crore, 1 करोड़ से ज्यादा अगर पैसा लग रहा है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में गिना जाएगा। इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगेगी,
कॉटन टेक्सटाइल में जो लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री गिनी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के अकॉर्डिंग, मतलब कि मालिक कौन मालिक है उस फैक्ट्री का, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे BHEL, SAIL, इंडियन ऑयल की, इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब चीजें, भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर हैं और इनको गवर्नमेंट चलाती है। ये सब चीजें पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वो एक ऑपरेट किया जाएगा इंडिविजुअल, किसी एक आदमी के थ्रू या कोई ग्रुप के थ्रू, जैसे TSCO, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर के एक लोग के द्वारा, एक आदमी के द्वारा या फिर एक आदमी, कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा किया जाता है। इसका गवर्नमेंट के थ्रू इसका कोई वो नहीं होता, ये प्राइवेट सेक्टर की चीजें हैं। फिर है ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहला जो ज्वाइंट सेक्टर को देखेंगे, द इंडस्ट्री विच आर ज्वाइंट रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। या तो एक आदमी इंडिविजुअल उसको चला रहा है या कुछ लोगों का ग्रुप उसको चला रहा है, और वो ज्वाइन है द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसकी अप्रूवल भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका कुछ परसेंट जा रहा है, दैट इज द ज्वाइंट सेक्टर। ऑयल इंडिया लिमिटेड इन द ज्वाइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट, दोनों के सेक्टर के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। इसमें है इंडस्ट्री जिस पर अधिकार होता है या ऑपरेट की जाती हैं द प्रोड्यूसर और द सप्लायर, किसी के द्वारा, या तो उत्पादन करने वाला या सप्लाई करने वाले के थ्रू, रॉ मटेरियल और वर्कर्स। मतलब इसके अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कुछ लोगों का एक झुंड होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उस इंडस्ट्री को चलाएंगे। दे पूल इन द रिसोर्सेज, वे इकट्ठे कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे किसी ट्रैक्टर इकट्ठा कर लिया या कोई भी खेती करने के लिए सारी मशीनें, सब ने कुछ कुछ प्रॉफिट बेनिफिट दे दिया, और उसके साथ साथ उन लोगों के फिर जो प्रॉफिट जो हुआ उसको भी आपस में बांट लिया, और लॉस अगर हुआ तो वो भी आपस में उन्होंने बांट लिया। इसके एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री इन द महाराष्ट्र, द क्योर इंडस्ट्री इन द केरला। ये इंडस्ट्री यहाँ पे इस टाइप से है। बेसिस ऑन द बल्क एंड द वेटेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिशिंग गुड्स, भारी सामान के अकॉर्डिंग जो है वो है हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री आर यूज एंड द ब्लक रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी मटेरियल, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री भारी सामान को इकट्ठा करेंगी वो। और लाइट वेट में जैसे घड़ी बनाने के लिए, फैन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने के लिए, या छोटी छोटी मशीनें बनाने के लिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो लाइट वेट में आ जाएंगे, उनकी लाइट वेट की प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ तक का चैप्टर जो है आपने आज रीड करना है और उसे अच्छे से अपने नोट्स के थ्रू इसको रिवाइज कर लेंगे। पीपीटी में जो नोट्स मैंने दिए हैं, इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। फास्ट रिवीजन के लिए ये आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।